हम लोग डिस्कस करेंगे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी एंड मैक्सवेल्स इक्वेशन। और ये जो टॉपिक्स हम लोग लेने जा रहे हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से रिलेटेड टॉपिक्स हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले लेते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो मान लीजिए कि अपने पास कोई क्लोज्ड सरफेस है जो किसी वॉल्यूम को कवर करता है और इस वॉल्यूम के अंदर कुछ चार्ज रखा हुआ है और मान लेते हैं कि वो चार्ज लगातार टाइम के साथ डिक्रीज हो रहा है। तो अगर इसके अंदर चार्ज जो है टाइम के साथ डिक्रीज हो रहा है तो रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ चार्ज, माइनस साइन यहाँ पर दिखाता है, रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ चार्ज वो किसके बराबर होना चाहिए? अगर इसके अंदर चार्ज लगातार डिक्रीज हो रहा है तो वो आउटपुट करंट के बराबर होना चाहिए। तो जो टोटल करंट बाहर निकलेगा उसके बराबर होना चाहिए। तो मैं क्या लिखूँगा कि इफ़ चार्ज इन ए वॉल्यूम enclosed by a surface is decreasing। तो ये चार्ज अगर डिक्रीज हो रहा है देन rate of decrease of charge should equal to outward current from the surface। तो rate of decrease of charge inside the volume should equivalent to outward current, यानी कि ये किसके बराबर होना चाहिए? ये I के बराबर होना चाहिए। इस इक्वेशन को भी हम लोग इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बोल सकते हैं। ये इक्वेशन अपने आप में क्या है? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है। इस इक्वेशन को आगे हम लोग कन्वर्ट करेंगे चार्ज डेंसिटी में और करंट डेंसिटी में। तो वो कन्वर्जन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं कि वी नो दैट, देखिए हम सब जानते हैं कि करंट जो होता है उसको लिख सकते हैं करंट डेंसिटी के पदों के रूप में। J डॉट डी एस के बराबर लिख सकते हैं। करंट को करंट डेंसिटी के रूप में लिख सकते हैं। J क्या है? J है करंट डेंसिटी। तो करंट को तो करंट डेंसिटी के रूप में लिख सकते हैं और चार्ज को हम लोग जो है चार्ज को चार्ज डेंसिटी के पदों में लिख सकते हैं। तो चार्ज जो होता है वो चार्ज डेंसिटी का वॉल्यूम इंटीग्रेशन करने पर आ जाएगा। रो J तो यहाँ पर क्या है? करंट डेंसिटी। और रो क्या है? रो है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, ठीक है। तो हमने क्या किया है? करंट को तो करंट डेंसिटी के पदों में लिखना चाहा है और चार्ज को चार्ज डेंसिटी के पदों में लिखना चाहा है। ये दोनों वैल्यूज़ इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए। आई और क्यू की ये वैल्यूज़ पुट कर दीजिए। तो ये वैल्यू पुट करें तो देखिए क्या आ जाएगा। आई की जगह तो आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ J डॉट डी एस इज इक्वल टू माइनस का D अपॉन डी टी, और Q की जगह क्या आ जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ रो डी वी। ये इक्वेशन अपने पास आ जाएगी। अब ये D अपॉन डी टी आप इंटीग्रल साइन के अंदर ले जाइए। जब इंटीग्रल साइन के अंदर ये जाता है तो ये पार्शियल डेरिवेटिव में कन्वर्ट हो जाता है। पार्शियल डेरिवेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये अपने पास आ जाएगा माइनस का डेल रो अपॉन डेल टी और डी वी चल रहा है। तो ये इक्वेशन नंबर कह देता हूँ मैं 4। अब हम यहाँ पर देखें, अगर लेफ्ट हैंड साइड में तो आपका सरफेस इंटीग्रेशन है और राइट हैंड साइड में वॉल्यूम इंटीग्रेशन है। तो हम दोनों तरफ एक ही तरह के इंटीग्रेशन करना चाह रहे हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम लगा देते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि क्या होती है गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम। तो मैं लिखूँगा यूजिंग गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम। गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम होती है कि कोई भी क्वांटिटी हो, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी हो, उसका सरफेस इंटीग्रेशन डाइवर्जेंस लेकर, उस वेक्टर क्वांटिटी का डाइवर्जेंस लेकर किस में बदला जा सकता है?
वॉल्यूम इंटीग्रेशन में बदला जा सकता है। सरफेस इंटीग्रेशन को वॉल्यूम इंटीग्रेशन में बदल सकते हैं इस थ्योरम की मदद से। तो देखिए कि जो इक्वेशन फोर्थ है, ये वाली इक्वेशन जो है, इसमें मैं लेफ्ट हैंड साइड को वॉल्यूम इंटीग्रेशन में बदलना चाह रहा हूँ, और जब भी ऐसा करना है तो अपने को डाइवर्जेंस लेकर अपने ऐसा कर सकते हैं। तो मैं लिखूँगा डाइवर्जेंस ऑफ जे और डी आ जाएगा। तो मैंने डाइवर्जेंस लेकर इसको वॉल्यूम इंटीग्रेशन में बदल लिया है, और राइट हैंड साइड में कोई चेंज हम लोग करेंगे नहीं, डेल रो अपॉन डेल टी, और इनटू में चल रहा है डी। अब क्या करते हैं कि एक तरफ इन पदों को लेकर आ जाते हैं, तो एक तरफ लेकर आ जाए इन पदों को, तो ये आ जाएगा डाइवर्जेंस ऑफ जे प्लस डेल रो अपॉन डेल टी, और ये डी बाहर रह जाएगा और इज इक्वल टू आ जाएगा 0। और डी तो 0 हो नहीं सकेगा, होता नहीं है, डी इज़ नॉट इक्वल टू 0। वॉल्यूम एलिमेंट तो होता ही है, वॉल्यूम एलिमेंट तो कंसिडर करना ही है, तो डी तो 0 हो नहीं सकता। तो फिर सामने अपने को 0 लेकर आना है, 0 लेकर आना है, तो ब्रैकेट में जो क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी जो है वो 0 होनी चाहिए। तो ब्रैकेट में जो क्वांटिटी है वो 0 होनी चाहिए, यानी कि डाइवर्जेंस ऑफ जे प्लस डेल रो अपॉन डेल टी, ये क्वांटिटी जो है वो क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। और इस इक्वेशन को ही बोलते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ये इक्वेशन जो है वो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहलाती है। तो दिस इक्वेशन इज नॉन एज इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी आप मैकेनिक्स में भी पढ़ते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स में भी पढ़ते हैं। फिलहाल हम लोग इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में पढ़ रहे हैं। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में ये इक्वेशन है, और ये इक्वेशन जो है बेसिकली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है। दिस इज बेसिकली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है। कैसे है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज? आप डायग्राम को अगर वापस देखें तो डायग्राम अपने आप में ये बात बता देता है कि जितना रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ चार्ज है वो आउटसाइड ही तो जाएगा करंट के रूप में। तो रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ चार्ज इज इक्वल टू, हमने करंट लिखा है, तो यही जो फॉर्म है, ये फॉर्म क्या है, ये है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के रूप में इसको हम लोग कह सकते हैं। तो ये आपके टॉपिक हुआ इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। अब हम लोग लेने जा रहे हैं मैक्सवेल्स इक्वेशन, और उसमें पहली इक्वेशन लेने जा रहे हैं मैक्सवेल्स इक्वेशन। मैक्सवेल्स इक्वेशन में हम लोग फर्स्ट इक्वेशन लेना जा रहे हैं, और फर्स्ट इक्वेशन जो है वो आपके है गाउस लॉ इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो गाउस लॉ है वो फर्स्ट इक्वेशन के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। आपको थोड़ा सा याद दिलाएं कि गाउस लॉ क्या है। गाउस लॉ ये है कि अगर किसी क्लोज्ड सरफेस के अंदर कुछ चार्जेस हो Q1, Q2, Q3 एंड सो ऑन Qn, और उससे क्लोज्ड सरफेस से फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो बाहर निकल रहा है, वो फ्लक्स किसके बराबर होता है? गाउस ने बताया कि ये जो फ्लक्स होता है क्लोज्ड सरफेस से बाहर निकलने वाला फ्लक्स, वो किसके बराबर होता है? वो इसके अंदर कितना चार्ज है और एप्सिलॉन नॉट के अनुपात के बराबर होता है, के रेशो के बराबर होता है। तो ये गाउस इक्वेशन है, गाउस लॉ है इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट कर सकेंगे। अब क्या करते हैं कि जो चार्ज है इसको चार्ज डेंसिटी की फॉर्म में लिख देते हैं, आवेश को आवेश घनत्व के पदों में लिख देते हैं। नाउ ये जो समेशन क्यू है ये कुल आवेश है, कुल आवेश को हम लोग लिख सकते हैं रो डीवी का इंटीग्रेशन। रो क्या है? रो है चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का इंटीग्रेशन करने पर टोटल चार्ज पता चल जाता है। तो ये वैल्यू पुट कर देते हैं, तो पुटिंग
दिस वैल्यू, ये वैल्यू हम लोग यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में तो देखो ई डॉट डी एस ही चल रहा है और राइट हैंड साइड में 1/एप्सिलॉन नॉट और इंटीग्रेशन आ जाएगा रो डी वी। समेशन क्यू की जगह रो डी वी मैंने लिख दिया, इंटीग्रेशन रो डी वी लिख दिया है। ये इक्वेशन जो है, ये इक्वेशन है इंटीग्रल फॉर्म ऑफ मैक्सवेल्स फर्स्ट इक्वेशन। मतलब मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन इंटीग्रल फॉर्म में तो प्राप्त हो गई है। दिस इज इंटीग्रल फॉर्म ऑफ मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन। तो मैक्सवेल की जो फर्स्ट इक्वेशन है वो इंटीग्रल फॉर्म में तो प्राप्त हो गई है। अब इसको डिफरेंशियल फॉर्म में और प्राप्त करना है। डिफरेंशियल फॉर्म में प्राप्त करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम का यूज करेंगे। नाउ यूजिंग गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम। गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या है कि सरफेस इंटीग्रेशन को डाइवर्जेंस लेकर किस में बदला जा सकता है, वॉल्यूम इंटीग्रेशन में बदला जा सकता है। ये शॉर्ट ट्रिक है, आप इसको याद कर लीजिए। सरफेस इंटीग्रेशन को डाइवर्जेंस लेकर वॉल्यूम इंटीग्रेशन में बदला जा सकता है। तो आप देखिए कि ये जो इक्वेशन है वो इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड में सरफेस इंटीग्रेशन है, तो इसको डाइवर्जेंस लेकर हम लोग वॉल्यूम इंटीग्रेशन में बदल लेते हैं। तो देखो कैसे लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं डाइवर्जेंस ऑफ ई और डी वी, डाइवर्जेंस ऑफ ई और डी वी इज इक्वल टू, तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड जो है मैंने वॉल्यूम इंटीग्रेशन में बदल लिया है, इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट और इंटीग्रेशन ऑफ रो डी वी, और राइट हैंड साइड एज इट इज चल रहा है। ठीक है, अब इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन डाइवर्जेंस ऑफ ई माइनस का रो/एप्सिलॉन नॉट और डी वी इज इक्वल टू 0। तो लेफ्ट हैंड साइड में लाकर कॉमन ले लिया मैंने डी वी को, तो ये फॉर्म आ जाएगी। नाउ अब ये डी वी तो 0 है नहीं, डी वी इज़ नॉट इक्वल टू 0, वॉल्यूम एलिमेंट तो कुछ ना कुछ रहेगा ही। तो डी वी 0 नहीं है, तो सामने 0 लाने के लिए किस पद को 0 होना पड़ेगा, ब्रैकेट के अंदर जो पद है डाइवर्जेंस ऑफ ई माइनस का रो/एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 0, इसको 0 होना पड़ेगा। और फिर हम लोग लिख सकेंगे डाइवर्जेंस ऑफ ई इज इक्वल टू रो/एप्सिलॉन नॉट। और ये जो फॉर्म है ये आपके फर्स्ट इक्वेशन, मैक्सवेल का फर्स्ट इक्वेशन आ गया है डिफरेंशियल फॉर्म में। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, दिस इज डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ मैक्सवेल्स, M1 ही लिख देता हूँ शॉर्ट में, मैक्सवेल्स फर्स्ट इक्वेशन। तो मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन का ये क्या है, डिफरेंशियल फॉर्म है। यहाँ वेक्टर का साइन भी लगाया जा सकता है। ई जहाँ पर भी है वो वेक्टर क्वांटिटी है, तो कहीं मैंने नहीं लगाया तो आप इसको लगा सकते हैं, ई पर वेक्टर का साइन लगा सकते हैं। तो ये मैक्सवेल का फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब हम लोग लेने जा रहे हैं सेकंड इक्वेशन। और सेकंड इक्वेशन और कुछ नहीं है, ये है गाउस लॉ इन मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म में गाउस लॉ है। अब आपने थोड़ा बहुत पढ़ा भी होगा कि 12th क्लास में कि मैग्नेटिज्म में गाउस लॉ क्या होता है। एक मैग्नेट की अगर मैं बात करूं, अगर मैं एक मैग्नेट की बात करूं, तो मैग्नेट के बाहर तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से साउथ की ओर जाती है, और मैग्नेट के अंदर ये साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती है। ये इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है, इस तरह से ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है, जो मैग्नेट के बाहर तो नॉर्थ से साउथ की ओर जाती है, और मैग्नेट के अंदर जो लाइंस हैं ये साउथ से नॉर्थ की तरफ इस तरह से ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती है। अब अगर मैं क्या करूं कि इसमें कोई क्लोज्ड सरफेस लूं, इसमें अगर हम लोग कोई क्लोज्ड सरफेस लें, मैंने ब्लू कलर का पेन यूज किया है, मान लीजिए ये क्लोज्ड सरफेस S1 लिया, या आप नॉर्थ को कवर करते हुए कोई क्लोज्ड सरफेस लें S2, या साउथ को कवर करते हुए लें, कुछ किसी भी तरीके से आप ले सकते हैं।
तो इन इन सरफेस में जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटर करेगी उतनी ही बाहर भी निकल जाएगी। आप अगर ध्यान से देखें तो जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटर करेगी उतनी बाहर भी निकल जाएगी। इस कारण से मैग्नेटिक फील्ड में अगर आप कोई क्लोज्ड सरफेस लेते हैं तो उससे जो नेट फ्लक्स निकलता है वो कितना होता है, नेट आउटवर्ड फ्लक्स कितना होता है, वो जीरो होता है। तो बी डॉट डी एस इज इक्वल टू क्या होता है, ज़ीरो होता है। मैग्नेटिक फील्ड में नेट आउटवर्ड फ्लक्स क्लोज्ड सरफेस से वो जीरो होता है। यहाँ ये ध्यान रखने वाली बात है कि ओपन सरफेस के लिए ऐसा नहीं होता। बी डॉट डी एस इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो भी हो सकता है, ठीक है ना। क्लोज्ड सरफेस के लिए जो है हमेशा ज़ीरो होता है। क्लोज्ड सरफेस का मतलब जैसे स्फेयर हो गया, सिलेंडर हो गया, ये क्लोज्ड सरफेस के एग्जाम्पल हैं। ओपन सरफेस के एग्जाम्पल है सर्कल हो गया या रेक्टेंगल हो गया, ये ओपन सरफेस के एग्जाम्पल हैं। तो क्लोज्ड सरफेस के लिए जो है ये जीरो होता है। ये इक्वेशन जो है ना, ये इक्वेशन कहलाती है इंटीग्रल फॉर्म ऑफ मैक्सवेल्स सेकंड इक्वेशन। दिस इज इंटीग्रल फॉर्म ऑफ M2, मैक्सवेल के सेकंड इक्वेशन का इंटीग्रल फॉर्म है ये। और इसको हम लोग डिफरेंशियल फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। डिफरेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए ऊपर जो इक्वेशन मैंने लिखी हुई है उसको मैं गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम लगाकर सरफेस इंटीग्रेशन में बदल देता हूँ। सरफेस में दिया हुआ है, वॉल्यूम इंटीग्रेशन में बदल देता हूँ यूजिंग गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम। तो गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम लगाकर इसको हम लोग क्या कर लेंगे, इसको लिख सकेंगे डाइवर्जेंस ऑफ बी और डी वी। तो ये किस में बदल गया, ये आपका वॉल्यूम इंटीग्रेशन में बदल गया। अब डी वी तो जीरो हो नहीं सकेगा, होता नहीं है। डी वी इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, वॉल्यूम एलिमेंट तो कुछ ना कुछ होता ही है। तो डी वी जीरो नहीं हो सकता है और सामने ज़ीरो है तो किसको जीरो होना पड़ेगा, देयरफॉर डाइवर्जेंस ऑफ बी इज इक्वल टू ज़ीरो, डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू ज़ीरो। और ये इक्वेशन जो है ये क्या कहलाती है, ये कहलाती है डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गाउस मैक्सवेल्स सेकंड इक्वेशन। दिस इज डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ M2, मैक्सवेल के सेकंड इक्वेशन का ये क्या है, डिफरेंशियल फॉर्म है। इस इक्वेशन का महत्व क्या है, ये इक्वेशन फिजिक्स के हिसाब से क्या कहना चाह रही है। ये इक्वेशन कहना चाह रही है, एक तो बात है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वो हमेशा क्लोज्ड कर्व होती है, आर क्लोज्ड कर्व। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो क्लोज्ड कर्व होती है। पहली बात तो ये कहना चाह रही है, क्लोज्ड कर्व का मतलब ये होता है कि जिसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता है, उसको क्लोज्ड कर्व बोलते हैं। दूसरा ये भी लिख सकते हैं कि मैग्नेटिक पोल्स जो हैं वो हमेशा पेयर में पाए जाते हैं, यानी कि नॉर्थ और साउथ हमेशा ही एक साथ ही पाए जाएंगे और इक्वल स्ट्रेंथ के होंगे। आइसोलेटेड मैग्नेटिक पोल्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं। आप केवल नॉर्थ पोल को एग्जिस्ट करवाना चाहें ये पॉसिबल नहीं है, केवल साउथ पोल को एग्जिस्ट करवाना चाहें वो पॉसिबल नहीं है। तो मैग्नेटिक पोल्स एग्जिस्ट इन पेयर में एग्जिस्ट करेंगे विद इक्वल स्ट्रेंथ, और दोनों इक्वल स्ट्रेंथ के होंगे, विद इक्वल स्ट्रेंथ। मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। मोनोपोल, मैग्नेटिक मोनोपोल की बात हो रही है यहाँ पे। मोनोपोल का मतलब केवल नॉर्थ पोल या केवल साउथ पोल, डज नॉट एग्जिस्ट। तो मोनोपोल जो है वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो ये मैक्सवेल की सेकंड इक्वेशन हुई और इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस हुआ। अब हम लोग ले लेते हैं मैक्सवेल का थर्ड इक्वेशन जो है वो है फेराडेज लॉ इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन।
फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में आपको थोड़ा सा याद दिलाऊं 12th क्लास की बातें, कि अगर किसी मैग्नेट को किसी कॉयल, चलो कॉयल में वैसी बना देता हूँ, इस तरह से बना देते हैं, ये इस तरह से कॉयल बना देते हैं, और इस कॉयल के नज़दीक लाएं अगर मैग्नेट को, या दूर ले जाएं, तो जो गैल्वेनोमीटर है उस गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आ जाता है। ये कब होता है डिफ्लेक्शन? जब मैग्नेट को पास में ले जाते हैं या दूर लाते हैं तभी आता है। अगर दोनों स्थिर अवस्था में हैं तब ये डिफ्लेक्शन नहीं आएगा। तो जब भी किसी कॉयल से पास होने वाले मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आता है तो उस कॉयल में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट हो जाता है। जब किसी कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन आता है तो कुंडली में विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है। और फेराडे ने ये कहा कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, ई से लिखते हैं, वो किसके बराबर होता है? वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के बराबर होता है। तो ये माइनस का डी फाई बी अपॉन डी टी। फाई बी क्या है? फाई बी है मैग्नेटिक फ्लक्स, ये है मैग्नेटिक फ्लक्स। और आपको ध्यान में होगा कि जो माइनस चिन्ह लगाया था वो लेंज ने लगाया था। लेंज ये कहते हैं कि जो उत्पन्न विद्युत वाहक बल है, इंड्यूस्ड ईएमएफ है, उसकी दिशा इस तरह से होती है कि वह उन कारणों को अपोज करे जिसके कारण वो प्रोड्यूस हुई है। तो मैं उस डिटेल में नहीं जाऊंगा। मैंने क्या लिखा है? मैंने फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लिखा है, E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बी अपॉन डी टी, जहाँ फाई बी क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स है। अब दोनों वैल्यूज़ हम लोग पुट कर देते हैं। ईएमएफ की वैल्यू, ई जो है ना वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, ईएमएफ शॉर्ट में इसको बोलते हैं। ईएमएफ क्या होता है? एक क्लोज्ड कर्व में यूनिट पॉजिटिव चार्ज को घुमाने में किया गया कार्य है ना। एक क्लोज्ड कर्व में यूनिट पॉजिटिव चार्ज को सर्कुलेट करना है, उसमें जो वर्क करना पड़ता है वो ईएमएफ के बराबर होता है। तो क्लोज्ड कर्व के लिए देखो ये साइन ले लिया। और वर्क क्या होता है? वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये वर्क होता है। और F इज इक्वल टू क्यू ई आप पढ़ते हैं, F इज इक्वल टू क्यू ई। और 1 कूलम चार्ज के लिए ये क्या हो जाएगा? F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? E हो जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा E डॉट डी एल, E डॉट डी एल। तो ये ईएमएफ होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का ये फॉर्मूला आता है। क्वेश्चन नंबर 2 कहूँगा इसको मैं। क्लोज्ड इंटीग्रेशन, क्लोज्ड पाथ के लिए इंटीग्रेशन, और ई डॉट डी एल। तो ये ईएमएफ का फॉर्मूला है। यहाँ बात कर लेते हैं कि इस तरह का जो मैं ई उपयोग में ले रहा हूँ वो तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के लिए है, और इस तरह का ई जो मैं यूज कर रहा हूँ वो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए है, और वो मैं बता चुका हूँ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के लिए है। तो ये इक्वेशन नंबर 2। और मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला अपने को पता ही है। मैग्नेटिक फ्लक्स होता है इंटीग्रेशन बी डॉट डी एस, ये मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। ये इक्वेशन नंबर 3। तो 2 नंबर इक्वेशन और 3 नंबर इक्वेशन से ई और फाई के मान आप 1 नंबर इक्वेशन में पुट कर दीजिए। तो आप देख सकते हैं आपके सामने तीनों इक्वेशन है, 1, 2 और 3। तो 2 और 3 से ई की वैल्यू और फाई बी की वैल्यू 1 नंबर इक्वेशन में पुट कर दीजिए। तो देखिए क्या बन जाएगा अपने पास। अपने पास आ जाएगा क्लोज्ड पाथ के लिए इंटीग्रेशन ई डॉट डी एल, ये तो लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा, और राइट हैंड साइड में आ जाएगा माइनस का डी अपॉन डी टी और इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एस। और डी अपॉन डी टी को अंदर ले जाएं तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया है कि सिंपल जो डेरिवेटिव होता है वो पार्शियल डेरिवेटिव में कन्वर्ट हो जाता है। तो डेल बी अपॉन डेल टी आ जाएगा यहाँ पे, और ये चल रहा है डी एस, और इधर चल रहा है इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एल। और ये इक्वेशन जो प्राप्त हुई है हमें, ये इक्वेशन है आपके इंटीग्रल फॉर्म ऑफ, दिस इज इंटीग्रल फॉर्म ऑफ M3, मैक्सवेल्स थर्ड इक्वेशन का ये इंटीग्रल फॉर्म अपने को प्राप्त हुआ है।
अब इसका डिफरेंशियल फॉर्म प्राप्त कर लेते हैं, और डिफरेंशियल फॉर्म प्राप्त करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में देखें तो लाइन इंटीग्रेशन है, ये लेफ्ट हैंड साइड में देखिए आप लोग ध्यान से, तो ये लाइन इंटीग्रेशन है, और राइट हैंड साइड में क्या है, सरफेस इंटीग्रेशन है। तो मैं क्या करता हूँ कि लेफ्ट हैंड साइड में कर्ल थ्योरम लगाकर लाइन इंटीग्रेशन को सरफेस इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर देता हूँ। नाउ यूजिंग स्टोक्स कर्ल थ्योरम, स्टोक्स कर्ल थ्योरम है क्या, वो मैं पहले लिख देता हूँ कि कोई भी वेक्टर क्वांटिटी हो हमारे पास, उसका लाइन इंटीग्रेशन हो, दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू सरफेस इंटीग्रेशन बाय टेकिंग इट्स कर्ल। तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, सरफेस इंटीग्रेशन में बदल सकते हैं कर्ल लेकर। तो आप इसको ध्यान रखें, ये स्टोक्स कर्ल थ्योरम है, इससे लाइन इंटीग्रेशन को सरफेस इंटीग्रेशन में बदला जा सकता है, कर्ल लेकर ऐसा किया जा सकता है। आप याद भी रख सकते हैं शॉर्ट में कि लाइन इंटीग्रेशन को कर्ल लेकर किस में बदल सकते हैं, सरफेस इंटीग्रेशन में बदल सकते हैं। इस तरह से याद भी रख सकते हैं इस बात को। तो ये चीज़ मैं अब यहाँ पर लगाने जा रहा हूँ, तो ये चीज़ मैं यहाँ पर लगाने जा रहा हूँ। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड में तो क्या हो जाएगा, कर्ल ऑफ ई आ जाएगा, कर्ल ऑफ ई डॉट डी एस आ जाएगा, और राइट हैंड साइड में मैं कोई परिवर्तन नहीं करूँगा, तो यहाँ आ जाएगा डेल बी अपॉन डेल टी और डॉट डी एस। अब क्या करेंगे कि एक तरफ इन चीज़ों को लेकर आ जाएंगे, एक तरफ लेकर आए तो ये अपने पास आ जाएगा कर्ल ऑफ ई प्लस डेल बी अपॉन डेल टी डॉट डी एस इज इक्वल टू 0। ये इस तरह से लिख सकेंगे। नाउ अब ये कोई आवश्यक नहीं है कि डी एस जो है वो 0 हो, डी एस इज़ नॉट इक्वल टू 0, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि इनके डॉट प्रोडक्ट से 0 आ जाए, इनके बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री हो जाए और डॉट प्रोडक्ट होने से 0 आ जाए, ये दोनों ही बातें ज़रूरी नहीं है। तो सामने 0 लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस ब्रैकेट वाली जो क्वांटिटी है उसको 0 करना पड़ेगा। तो कर्ल ऑफ ई प्लस डेल बी अपॉन डेल टी इज इक्वल टू 0, ये अपने को 0 करना पड़ेगा। और इससे फिर फाइनली हम लोग लिख सकेंगे कर्ल ऑफ इज इक्वल टू माइनस का डेल बी अपॉन डेल टी, और ये इक्वेशन ही क्या कहलाती है, मैक्सवेल्स थर्ड इक्वेशन इन डिफरेंशियल फॉर्म। तो दिस इज डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ मैक्सवेल्स थर्ड इक्वेशन। तो मैक्सवेल थर्ड इक्वेशन का ये डिफरेंशियल फॉर्म है। थैंक यू। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर के कंटिन्यूशन में हम लोग टॉपिक ले रहे हैं मैक्सवेल्स फोर्थ इक्वेशन, और ये जो फोर्थ इक्वेशन है ये मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एम्पियर्स लॉ है। मतलब एम्पियर का जो नियम है उसको मैक्सवेल ने मॉडिफाई किया, और इसलिए इसको बोलते हैं मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एम्पियर्स लॉ। तो मॉडिफिकेशन की ज़रूरत क्या पड़ी वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। हम लोग ये जानते हैं कि फ़ैराडे लॉ क्या है। फ़ैराडे लॉ ये है कि जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स किसी कॉइल से जो फ्लक्स पास आउट होता है उसमें चेंज आता है, यानी कि चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स में जब चेंज आता है तो फ़ैराडे कहते हैं कि ईएमएफ इंड्यूस होगा, यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस होगा। इसके ब्रैकेट में मैं लिख देता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप समझिए बात को, यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं कि जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स में, और मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज करने का एक तरीका ये भी होता है कि मैग्नेटिक फील्ड में अगर चेंज आएगा तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, ईएमएफ जनरेट होता है। तो मैक्सवेल ने ये सोचा कि क्या क्योंकि नेचर जो है, प्रकृति जो है वो सिमेट्री प्रोवाइड करती है, सारी जो फिनोमिनाज होते हैं उसमें सिमेट्री रखती है।
तो मैक्सवेल ये सोचते हैं कि क्या इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर चेंज आता है तो क्या उससे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो उसका इस बिंदु पर मैक्सवेल ने सोचा और काम किया इस बिंदु पर, और ये जो मैक्सवेल की फोर्थ इक्वेशन है वो इसी बिंदु पर आधारित रहेगी। तो अब अपने इसको बीच में भी चर्चा करेंगे, ये एक इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम लोग एम्पियर्स लॉ से स्टार्ट करते हैं। तो एम्पियर्स सर्किटल लॉ क्या है, आप 12th क्लास में पढ़ते हैं कि कोई क्लोज्ड कर्व है, इस क्लोज्ड कर्व के अलोंग चलते हुए मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रेशन यानी कि बी डॉट डी एल, मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रेशन किसके बराबर होता है, ये होता है म्यू नॉट मल्टीपल ऑफ सम ऑफ करंट्स पासिंग थ्रू द एरिया कवर्ड बाय द क्लोज्ड कर्व। तो ये आप मान लीजिए कि I1 करंट है, ये I2 करंट है, ये I3 करंट है। तो एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, I1 माइनस I2 प्लस I3। मैं इस डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, ये आपने 12th में पढ़ा हुआ है। तो ये एम्पियर्स लॉ जो है वो होता है कि मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रेशन क्लोज्ड कर्व के लिए किसके बराबर होता है, वो म्यू नॉट मल्टीपल ऑफ एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट्स क्रॉसिंग द एरिया एनक्लोज्ड बाय द कर्व, ये इसके बराबर होता है। तो अब आगे इससे बढ़ते हैं, करंट को करंट डेंसिटी की फॉर्म में लिख देते हैं। तो वी नो दैट करंट जो समेशन आई है दैट मे बी रिटन एज जे डॉट डी एस। करंट को हम लोग करंट डेंसिटी की फॉर्म में लिख देते हैं। तो ये पुट कर दो देयरफॉर, तो ये अपने पास आ जाएगा बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट, और यहाँ आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ जे डॉट डी एस, ये आ जाएगा। अब आप देखें कि लेफ्ट हैंड साइड में तो लाइन इंटीग्रेशन है और राइट हैंड साइड में सरफेस इंटीग्रेशन है। तो हम क्या करते हैं कि दोनों तरफ एक जैसे इंटीग्रेशन बना लेते हैं, और एक जैसे इंटीग्रेशन बनाने के लिए हम लोग कर्ल थ्योरम का यूज कर लेते हैं। और कर्ल थ्योरम यहाँ पास में मैं लिख रहा हूँ। कर्ल थ्योरम होती है कि किसी क्वांटिटी का, किसी वेक्टर क्वांटिटी का लाइन इंटीग्रेशन को कर्ल ऑफ ए कर्ल लेकर सरफेस इंटीग्रेशन में बदला जा सकता है। ये इस तरह से सरफेस इंटीग्रेशन में बदला जा सकता है। तो ये हम लोग यहाँ पर लगा रहे हैं। तो मैं लिख रहा हूँ यूजिंग कर्ल थ्योरम, कर्ल थ्योरम। तो कर्ल थ्योरम का यूज करें तो लेफ्ट हैंड साइड में आप देखिए कि अपने पास आ जाएगा कर्ल ऑफ बी और डॉट डी एस, कर्ल ऑफ बी डॉट डी एस इज इक्वल टू, ये आ जाएगा म्यू नॉट, और इधर जे डॉट डी एस चल ही रहा है। तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड में कर्ल थ्योरम का यूज कर लिया और लाइन इंटीग्रेशन को सरफेस इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर लिया। अब एक तरफ लेकर आ जाते हैं सभी पदों को। तो आ जाएगा कर्ल ऑफ बी माइनस म्यू नॉट जे, कर्ल ऑफ बी माइनस म्यू नॉट जे इज इक्वल डॉट डी एस इज इक्वल टू 0, ये आ जाएगा। अब डी एस तो 0 हो नहीं सकता क्योंकि कुछ ना कुछ सरफेस तो रहेगा ही रहेगा। तो डी एस 0 नहीं हो सकता, न ही इनका डॉट प्रोडक्ट 0 हो, वो भी कोई ज़रूरी शर्त नहीं है। तो सामने 0 चाहिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ब्रैकेट में क्वांटिटी है इसको 0 होना पड़ेगा। देयरफॉर कर्ल ऑफ बी इज इक्वल टू म्यू नॉट जे। तो अब ये जो फॉर्म, इस फॉर्म में हम लोग पहुँचे हैं, इस फॉर्म को मैक्सवेल ने चेक किया कि क्या ये फॉर्म जो है, मैथमेटिकल फॉर्म जो है, वो हर कंडीशन में प्रॉपरली लागू होती या नहीं होती है। और इसको चेक करने के लिए उन्होंने इस इक्वेशन का डाइवर्जेंस लिया। तो टेकिंग डाइवर्जेंस बोथ साइड, तो इसका डाइवर्जेंस ले लेते हैं। तो डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ बी इज इक्वल टू आ जाएगा म्यू नॉट और डाइवर्जेंस ऑफ जे।
तो मैक्सवेल ये चाह रहे हैं कि इसकी मैथमेटिकली वैलिडिटी चेक करें कि मैथमेटिकल ये कितनी वैलिड है और किन परिस्थितियों में ये इक्वेशन वैलिड है। तो उसके लिए उन्होंने थोड़ा मैथमेटिकल वर्क किया और उसका इस इक्वेशन का डाइवर्जेंस ले लिया। तो इस तरह से लिख सकते हैं। अब हम लोग वेक्टर के नॉलेज से जानते हैं कि डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल हमेशा ही जीरो होता है। कोई भी वेक्टर क्वांटिटी हो, डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल हमेशा जीरो होता है, बिकॉज डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ एनी वेक्टर क्वांटिटी, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी हो, इज ऑलवेज जीरो। तो आप देख सकेंगे कि इस इक्वेशन में मैं अगर पुट कर दूं देयरफॉर, तो आप देखिए कि लेफ्ट हैंड साइड तो जीरो हो गया और म्यू नॉट को भी जीरो में डाल दीजिए तो डाइवर्जेंस ऑफ जे बराबर जीरो आ जाएगा। डाइवर्जेंस ऑफ जे बराबर जीरो आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं कि इसमें इसकी कंपैरिजन कर लेते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से, या ये वैल्यू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में पुट कर देते हैं। तो पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या थी, आपको मैं याद दिलाऊं, डाइवर्जेंस ऑफ जे प्लस डेल रो अपॉन डेल टी इज इक्वल टू जीरो था। इसमें अगर मैं ये ऊपर वाली वैल्यू पुट कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा डेल रो अपॉन डेल टी इज इक्वल टू जीरो। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में मैं ये वैल्यू पुट कर दूं तो जीरो आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि रो जो है वो क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा, क्योंकि किसी क्वांटिटी का डेरिवेटिव अगर जीरो है तो वो कांस्टेंट आ जाती है, और कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट आ जाएगी, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो टाइम के रिस्पेक्ट में ये क्वांटिटी कांस्टेंट आ गई। अब बात को समझिए आप कि मैक्सवेल ये कह रहे हैं कि अगर रो टाइम के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट है तभी ये इक्वेशन वैलिड रहेगी। कौन सी इक्वेशन, ये वाली जो इक्वेशन है, तभी वैलिड रहेगी। वापस से समझिए बात को, क्या कहना चाह रहे हैं कि ये वाली इक्वेशन तभी वैलिड रहेगी जब रो टाइम के साथ कांस्टेंट है। टाइम के साथ अगर रो कांस्टेंट है तभी ऊपर वाली इक्वेशन वैलिड रहेगी, ये मैक्सवेल कहना चाह रहे हैं। अब इसका क्या फिजिक्स के हिसाब से क्या कहना चाह रहे हैं, रो क्या है, रो है आपके वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो अगर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट है तभी ऊपर वाली इक्वेशन जो है वो वैलिड रहेगी। अब कौन सी परिस्थितियों में रो बदल सकता है उसकी बात करते हैं। जैसे मान लीजिए कि अपने पास कैपेसिटर की दो प्लेटें हैं और इन प्लेटों को हमने एक बैटरी से जोड़ा हुआ है और एक की हमने लगा रखी है। तो जब की को हम लोग ऑन करेंगे तो इस प्लेट पर तो पॉजिटिव चार्ज आना शुरू हो जाएगा और इस प्लेट पर नेगेटिव चार्ज आना शुरू हो जाएगा, और टाइम के साथ इस पर पॉजिटिव बढ़ता रहेगा और उस पर नेगेटिव बढ़ता रहेगा। तो इस पर्टिकुलर केस में रो कांस्टेंट नहीं रहेगा, क्योंकि चार्ज डेंसिटी जो है, हालांकि यहाँ पर ये सरफेस चार्ज डेंसिटी है और यहाँ पर ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की बात कर रहा है, लेकिन चार्ज बदल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि वो कांस्टेंट वाली सिचुएशन तो यहाँ पर नहीं है। तो कैपेसिटर की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की बात करें तो दोनों ही परिस्थितियों में चार्ज जो है समय के साथ बदल रहा है। तो चार्ज जब समय के साथ बदलेगा तो वो ऊपर वाली जो इक्वेशन है वो वैलिड नहीं रहेगी, कर्ल बी इज इक्वल टू म्यू नॉट जे जो है वैलिड नहीं रहेगी। तो देखो ये मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि एग्जाम्पल इसका क्या है जिसमें रो चेंज हो रहा है, रो जो है वो चेंजिंग। इसका एग्जाम्पल पहले मैं बता देता हूँ, वो क्या है, चार्जिंग भी इसका एग्जाम्पल है और डिस्चार्जिंग भी इसका एग्जाम्पल है, डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। तो चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर इसका एग्जाम्पल है जिसमें रो जो है चेंज हो रहा है। और अगर रो चेंज हो रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एम्पियर्स लॉ में करेक्शन करना पड़ेगा। व्हेन रो इज चेंजिंग विद टाइम, तो अगर रो टाइम के साथ चेंज हो रहा है देन वी हैव टू मॉडिफाई
एम्पियर्स लॉ, एम्पियर्स इक्वेशन। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एम्पियर्स इक्वेशन में मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। मैक्सवेल ने ये मॉडिफिकेशन किया था। तो मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ क्या है? मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ, तो एम्पियर मैक्सवेल ने मॉडिफिकेशन क्या किया, मैक्सवेल ने इस इक्वेशन को लिखा कर्ल ऑफ बी इज इक्वलेंट टू जे प्लस, उन्होंने एक टर्म और जोड़ दी है मॉडिफिकेशन करते हुए, और वो जो है वो क्या है, जे डी। जे डी जो है, जे डी जो है वो कहलाता है डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी। जे डी को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी। जे डी को डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी बोला जाता है। और जो जे है ओरिजिनल ये वाला, वो क्या है, वो वायर में बहने वाली जो करंट है, यानी कि कंडक्शन करंट डेंसिटी है। और जे डी जो है वो डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी है। ये अभी बात चर्चा करेंगे कि डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी क्या होती है। अभी इसको मैथमेटिकली एक बार आगे बढ़ाते हैं। अब ये जे डी की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वापस इस इक्वेशन का डाइवर्जेंस लेते हैं। अगेन टेकिंग डाइवर्जेंस ऑफ दिस इक्वेशन। तो अगेन इस इक्वेशन का डाइवर्जेंस लेते हैं। तो डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ बी इज इक्वल टू आ जाएगा डाइवर्जेंस ऑफ जे प्लस डाइवर्जेंस ऑफ जे डी, क्या आ जाएगा। अब लेफ्ट हैंड साइड तो हम बार बार चर्चा कर चुके हैं कि किसी भी क्वांटिटी का किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का डाइवर्जेंस और कर्ल कंटिन्यूसली लिया जाए तो इसकी वैल्यू जो है ऑलवेज जीरो होती है। ये क्वांटिटी तो ऑलवेज क्या होती है, जीरो होती है। और इस साइड में क्या रहेगा, डाइवर्जेंस ऑफ जे प्लस डाइवर्जेंस ऑफ जे डी। अब इसको आप कंपेयर कर लीजिए इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से। कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विद इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से इसको हम लोग कंपेयर कर लेते हैं। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या थी भाई, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी थी कि डाइवर्जेंस ऑफ जे प्लस डेल रो अपॉन डेल टी इज इक्वल टू जीरो। तो इन ऊपर वाली दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें तो आप ध्यान से देखिए कि देयरफॉर डाइवर्जेंस ऑफ जे डी कितना आ जाएगा, डाइवर्जेंस ऑफ जे डी आ जाएगा डेल रो अपॉन डेल टी, ये आ जाएगा डाइवर्जेंस ऑफ जे डी। और रो की वैल्यू मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन से पुट करेंगे। मैं आपको मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन वापस याद दिलाता हूँ। पुटिंग वैल्यू ऑफ रो फ्रॉम M1, मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन से ये वैल्यू पुट करेंगे। मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन में आपको वापस याद दिलाऊं तो ये डाइवर्जेंस ऑफ E इज इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये इस तरह की इक्वेशन हुआ करती थी मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन, जो हमने इस लेक्चर में ड्राइव भी की थी। अब ये वैल्यू रो की आप यहाँ पुट कर दीजिए, तो ये पुट कर देंगे देयरफॉर डाइवर्जेंस ऑफ जे डी इज इक्वल टू आ जाएगा डेल अपॉन डेल टी, और रो की जगह क्या पुट कर सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट और डाइवर्जेंस ऑफ ई, ये हम लोग पुट कर सकते हैं। और दोनों तरफ से डाइवर्जेंस को हटा दिया जाए तो जे डी की वैल्यू आ जाएगी, जे डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जे डी की वैल्यू आ जाएगी एप्सिलॉन नॉट और डेल ई अपॉन डेल टी, ये जे डी की वैल्यू आ जाएगी। इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी। ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी, ये जे डी की वैल्यू आ गई। ये जे डी की वैल्यू वापस आप इस ऊपर वाली इक्वेशन में पुट कर दीजिए, जो मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ है इसमें आप पुट कर दीजिए। ये रहा, देखिए ये मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ है, इसमें आप ये जे डी की वैल्यू पुट कर दीजिए। तो ये वैल्यू पुट कर दें तो देखो क्या फॉर्म बन जाएगी, देयरफॉर मॉडिफाइड, थोड़ा सही करते हैं, मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ
तो ये बन जाएगा आपके पास कर्ल ऑफ बी इज इक्वल टू म्यू नॉट जे और प्लस जे डी था, तो जे डी की जगह क्या रख सकते हैं, ये ऊपर वाली क्वांटिटी रख सकते हैं, म्यू नॉट उसकी भी मल्टीप्लाई में रहेगा ही, तो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट और डेल ई अपॉन डेल टी। तो ये फाइनल जो रिजल्ट प्राप्त हुआ है ये है मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ, और इसी को ही बोलते हैं डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ मैक्सवेल्स फोर्थ इक्वेशन। दिस इज डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन। तो ये डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ मैक्सवेल्स फोर्थ इक्वेशन है, और इस इक्वेशन का अगर मैं दोनों तरफ सरफेस इंटीग्रेशन ले लूं, टेकिंग सरफेस इंटीग्रेशन बोथ साइड, सरफेस इंटीग्रेशन बोथ साइड, तो दोनों तरफ अगर मैं सरफेस इंटीग्रेशन ले लूं तो देखो यहाँ तो आ जाएगा कर्ल ऑफ बी और डॉट डी एस, और इधर आ जाएगा म्यू नॉट और जे डॉट डी एस, और इधर आ जाएगा आपके म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट और इंटीग्रेशन डेल ई अपॉन डेल टी डॉट डी एस। तो मैंने क्या किया है, दोनों तरफ सरफेस इंटीग्रेशन ले लिया। अब ध्यान दीजिए कि कर्ल जैसे ही आप हटाओगे तो ये सरफेस इंटीग्रेशन लाइन इंटीग्रेशन में बदल जाता है। कर्ल को हटाने पर सरफेस इंटीग्रेशन किस में बदल जाएगा, लाइन इंटीग्रेशन में बदल जाएगा। तो ये आ जाएगा बी डॉट डी एल और इज इक्वल टू म्यू नॉट और इंटीग्रेशन जे डॉट डी एस और प्लस का म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ चाहे तो आप डी अपॉन डी टी को बाहर भी ले सकते हैं, नहीं तो नॉर्मली इसी फॉर्म में भी हम लोग लिखा करते हैं, डेल ई अपॉन डेल टी डॉट डी एस। और ये जो रूप आया है ये कहलाता है इंटीग्रल फॉर्म ऑफ मैक्सवेल्स फोर्थ इक्वेशन। इसको क्या बोलते हैं, इंटीग्रल फॉर्म ऑफ मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन। तो ये इंटीग्रल फॉर्म है, ऊपर हमने डिफरेंशियल फॉर्म प्राप्त किया था। तो इस तरह से ये मैक्सवेल की फोर्थ इक्वेशन जो है कंप्लीट होती है। थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट करंट हमने निकाला है उसका और क्या तरीका हो सकता है निकालने का। अभी सारा मैथमेटिकल वर्क करके निकाला है, फिजिक्स के हिसाब से भी इसको देखना चाहेंगे। तो ये हमने सर्किट बनाया था जिसमें इसकी चार्जिंग हो रही है। जब हम की को कनेक्ट कर देते हैं, की को कनेक्ट करते हैं तो इसकी चार्जिंग होती है, तो इस पर प्लस चार्ज बढ़ता है और इस वाली प्लेट पर माइनस चार्ज बढ़ता है। तो इसके मैक्सवेल क्या कहना चाह रहे हैं, मैक्सवेल ये कहना चाह रहे हैं कि जब भी अभी जे डी का हमने फॉर्मूला क्या निकाला था, जे डी का फॉर्मूला हमने निकाला था एप्सिलॉन नॉट और डेल ई अपॉन डेल टी। ये जे डी का फॉर्मूला हमने निकाला था, ऊपर अभी निकाला था। तो ये फॉर्मूला क्या कह रहा है, ये फॉर्मूला कह रहा है कि जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज आएगा, चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उससे फिर क्या प्रोड्यूस होएगा, उससे करंट प्रोड्यूस होएगा। वो करंट कह दो चाहे करंट डेंसिटी कह दो, वो एक ही बात है, करंट प्रोड्यूस होएगा। तो यहाँ आप देखिए कि जैसे जैसे ये प्लस चार्ज आता जाएगा और माइनस चार्ज आता जाएगा, वैसे वैसे ये फील्ड लाइंस जनरेट होती चली जाएगी। ये इस तरह से फील्ड लाइंस जनरेट होती चली जाएगी, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज आएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड में जैसे जैसे चेंज आएगा तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज के कारण इस एयर गैप में, जो कैपेसिटर की प्लेटों के बीच में जो गैप होता है, एयर गैप, जहाँ एयर रहती है वहाँ पर भी करंट का फ्लो होगा, और उसी करंट को क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट करंट बोलते हैं। तो ये जो गैप है, एक बार मैं ये रब कर देता हूँ, ये जो गैप है, इस गैप में भी करंट का फ्लो होगा, और उस करंट को क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट करंट बोलते हैं। और डिस्प्लेसमेंट करंट को आईडी से मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ। डिस्प्लेसमेंट करंट को निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डी क्यू बाई डी टी, नॉर्मल जो फॉर्मूला करंट का है वो यूज कर रहा हूँ, आई बराबर डी क्यू बाई डी टी, और इज इक्वल टू डी अपॉन डी टी। और कैपेसिटर की प्लेटों पर जो चार्ज आता है
वो Q बराबर CV लिख सकते हैं। C तो कैपेसिटर की धारिता है, कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटेंस, और V है वोल्टेज अक्रॉस इट। तो C तो बाहर आ जाएगा और ये रह जाएगा dV/dt। अब एक बार इसको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर मान लेते हैं, समांतर पट संधारित्र मान लेते हैं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी कितनी होती है? एप्सिलॉन नॉट A/d। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी होती है और ये चल रहा है dV/dt। अब थोड़ा सा यहाँ सेटिंग अपने को करनी है, और क्या सेटिंग करनी है कि एप्सिलॉन नॉट और ये A तो बाहर ही पड़ा रहता है एक बार, और d/dt और V/d, ये सेटिंग करनी है। d क्या है भाई? d है दोनों प्लेटों के बीच की दूरी। डायग्राम देखिए आप, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी है। और a क्या है? a है दोनों प्लेटों का एरिया। अब V/d जो होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स, ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। अब देखो सामने तो अपने पास ID पड़ा है, इसके अपॉन में A को भेज दीजिए, तो ID/A, A को तो अपॉन में भेज दीजिए, इधर आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट और d/dt, और V/d होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो V/d है वो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, E आ गया। और इधर लेफ्ट हैंड साइड में देखें तो करंट अपॉन एरिया, करंट अपॉन एरिया होता है करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी यानी कि JD, ये करंट डेंसिटी, उसका फॉर्मूला क्या आता है? एप्सिलॉन नॉट और dE/dt। तो ये करंट डेंसिटी का फॉर्मूला जो है आ गया है। और डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला भी मैं यहाँ पर समझाना चाहूँगा। इसके लिए मैं थोड़ा इधर स्पेस रब करता हूँ। तो अगर ये ID को हम लोग थोड़ा सा अलग तरीके से ले जाएं, और कैसे ले जाएं कि V/d, यहाँ से मैं आगे बढ़ना चाह रहा हूँ, ID = एप्सिलॉन नॉट, और A को भी अंदर ही ले जाना चाह रहा हूँ, तो d/dt, और ये जो V/d है वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया, और ये A को अंदर भेजना चाह रहा हूँ, ये जो A है उसको अंदर भेजना चाह रहा हूँ, तो ये अंदर आ गया A d/dt के। अब ये E/A जो होता है ना, वो होता है आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स। d/dt ये क्या होता है? इलेक्ट्रिकल फ्लक्स, φE लिख देता हूँ इसके पास में। ये इलेक्ट्रिकल फ्लक्स होता है φE, थोड़ा सा ही बना देता हूँ। और ये डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला इस तरह से प्राप्त हो गया है, और इधर डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी का फॉर्मूला हमने प्राप्त किया है। तो आप ध्यान दीजिए, अगर इन फॉर्मूलों को ध्यान से देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज आ रहा है तो करंट प्रोड्यूस हो रहा है, और करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट होता है ना, करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में जब भी चेंज आएगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगा। जो मैंने शुरुआत में इस टॉपिक को शुरू करने से पहले बताया था कि एम्पियर्स ने, मैक्सवेल ने ये सोचा कि क्या इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है या नहीं होता है, तो उसका आंसर यस है। और किस तरह से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं वो ये है कि जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज आएगा, जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज आएगा तो क्या प्रोड्यूस होगा? एक मिनट थोड़ा यहाँ सेट करते हैं। जब भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स में चेंज आएगा तो करंट जनरेट होएगा, और वो करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट होता है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज से मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होता है। तो इस लेक्चर में इतना करेंगे। थैंक यू। प्रीवियस लेक्चर के कंटिन्यूशन में हम लोग पढ़ रहे हैं मैक्सवेल्स इक्वेशन इन डिफरेंट फॉर्म। तो मैंने ये फॉर्म सारी लिखी हुई है, केवल एक्सप्लेन कर देते हैं। अगर डाइलेक्ट्रिक मीडियम में अगर मैक्सवेल्स इक्वेशन लिखनी है तो हम लोग एप्सिलॉन का यूज करेंगे और परमिटिविटी के लिए, और म्यू का यूज करेंगे परमिएबिलिटी के लिए। और अगर आपको वैक्यूम में लिखना है तो आप एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट का यूज करिए। इक्वेशंस तो सारी वही रहने वाली है, बस वैक्यूम में लिखना है तो एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट का यूज करिए, और माध्यम में किसी मीडियम में लिखना है तो म्यू और एप्सिलॉन का यूज करना होगा। और फ्री स्पेस में अगर लिखना है, फ्री स्पेस की क्या विशेषता होती है? फ्री स्पेस की विशेषता होती है कि
वहाँ पर न तो करंट डेंसिटी होती है न ही चार्ज डेंसिटी होती है, यानी कि रो बराबर भी जीरो होता है और जे बराबर भी जीरो होता है। तो जहाँ पर भी ये इक्वेशंस हैं, इक्वेशन में हैं रो और जे, उनको जीरो पुट कर दीजिए तो ये इक्वेशंस अपने को इस रूप में प्राप्त हो जाएगी, यानी इन फॉर्म में प्राप्त हो जाएगी। और लास्ट ये है कि अगर आपको स्टैटिक फील्ड के लिए करना है, स्टैटिक फील्ड का मतलब टाइम के साथ परिवर्तन नहीं हो रहा है, फील्ड टाइम के साथ परिवर्तन नहीं हो रहा, तो डेल ई अपॉन डेल टी को भी जीरो करेंगे और डेल बी अपॉन डेल टी को भी जीरो करेंगे जहाँ पर भी ये अपीयर हो रहे होंगे। तो आप देखिए कि थर्ड इक्वेशन में डेल बी अपॉन डेल टी को जीरो कर दीजिए तो ये इक्वेशन इस रूप में बदल जाएगी, और फोर्थ इक्वेशन में डेल ई अपॉन डेल टी को जीरो कर दीजिए तो ये इक्वेशन इस रूप में बदल जाएगी। थैंक यू।